सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 की क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग सेक्शन सी को शुरू किए हैं और यहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हम लोग को यहाँ पे 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 2 कंप्लीट हो गया है। अब बचा 3 चैप्टर, जिसमें से एक अगला चैप्टर यानी कि जो अभी जो क्लास होगा वो हम लोग का एग्रीकल्चर का होगा, जो कि तीसरा चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं। ये जो एग्रीकल्चर है वो हम लोग को सेक्शन ए में भी देखने को मिलेगा, सेक्शन सी में भी दिया है सेम टू सेम। तो कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हो गया, तो सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज़ादी के समय लगभग भारत का 80% आबादी जो था वो कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहता था। लेकिन वर्तमान में अगर स्थिति देखा जाए तो 44% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पर लगे हुए हैं और जो 52% आबादी है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो अगर इतना आबादी अगर कृषि क्षेत्र पर यानी कि अगर प्राथमिक क्षेत्र पर अगर निर्भर है तो प्राथमिक क्षेत्र का जो भी समस्या है उसको समाधान किए बिना भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्राथमिक क्षेत्र सही से विकसित नहीं होगा भारत में सेकेंडरी क्षेत्र भी सही से विकसित नहीं होगा और भारत तब तक विकसित भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के प्राथमिक क्षेत्र को विकसित किए बिना हम लोग भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते हैं। और वर्तमान समय में कृषि की क्या क्या समस्याएँ हैं, तो मानसून पर निर्भरता। तो भारत में वर्तमान समय में कृषि का लगभग 54% जो है वो भूभाग जो है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है और लगभग 46% भूभाग क्या है हम लोग का सिंचित क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। तो चूँकि 54% क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र पर डिपेंड होने के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यानी कि अगर अच्छा कृषि हुआ, अच्छा मानसून हुआ तो अच्छा कृषि होगा और अच्छा बरसात अगर नहीं हुआ तो कृषि भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर बारिश अच्छी हुई तो कृषि का पैदावार भी बेहतर होता है, अन्यथा किसानों के बीज का भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। फिर है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। तो भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में 64% जो है वो कृषि भूमि पर सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। तो 100% का लगभग 64% भूभाग पर सिर्फ खाद्यान्न फसल ही भारत में उगाया जाता है, जबकि 30% भूभाग पर व्यापारिक फसलों की खेती की जाती है, यानी कि वे सारे फसल जिनको हम लोग बेचते हैं और जिनसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो जिसके कारण किसान के पास नकदी आपूर्ति भी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि 64% भूभाग पर सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसल उपजाते हैं और किसान जो होते हुए कृषि ऋण के जाल में धीरे धीरे फंस जाते हैं। क्योंकि अगर अच्छा मानसून हुआ तो उन्हें कृषि के द्वारा जो भी उत्पादन होगा उससे लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर अच्छा मानसून नहीं हुआ तो वे लाभ तो होगा ही नहीं, जो बीज का दाम वो भी वापस नहीं आएगा और खेती करने के लिए वे जो भी ऋण लिए थे धीरे धीरे और भी ऋण के जाल में फंसते चले जाएंगे। फिर एक आधी जनसंख्या का कृषि पर निर्भर होना। तो वर्तमान में लगभग 58% आबादी जो है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 65 से 70% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो अगर देखा जाए तो आधा से अधिक जनसंख्या यानी कि लगभग 58% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और अर्थशास्त्री जो भी उनका मानना है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वो दिन ब दिन घट रहा है और प्राथमिक क्षेत्र पर आबादी जो है वो घट नहीं रही बल्कि वो बढ़ते जा रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक नहीं है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में घटते जा रहा है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में लोगों का योगदान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छा बात नहीं है। अब कृषि का छोटा अगर, तो जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है और 2010-11 का डाटा देखा जाए तो लगभग प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 1.15 हेक्टेयर था, जो कि 15 से 16 में घटकर 1.05 हेक्टेयर हो गया। तो धीरे धीरे भूमि का आकार घट रहा है, क्योंकि जिस जैसे पीढ़ी में परिवर्तन आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, तो बच्चों में भूमि का बंटवारा हो रहा है। तो जो 1 एकड़ ज़मीन था अगर वो 2 बच्चा है तो वो आधा करके बढ़ गया, यानी कि ज़मीन फिर से छोटा होते जा रहा है। यानी कि प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता दिन ब दिन घटते जा रही है। जबकि अमेरिका में अगर देखा जाए तो 157.6 हेक्टेयर और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 199.3 हेक्टेयर है। और कृषि जोत का छोटा आकार जो कृषि के वस्तु उत्पाद लागत में भी वृद्धि करता है और उसके वैज्ञानिकरण पर भी रोक लगाता है। अगर दिन ब दिन हम लोग का जैसे कि भारतीय समाज में है कि जो भी हम लोग का संपत्ति है उसका बंटवारा बच्चों में कर दिया जाता है। तो अगर 2-3 बच्चा है तो जो भी ज़मीन है उसको भी बंटवारा किया जाएगा, यानी कि दिन ब दिन ज़मीन छोटा होता जाएगा। अगर ज़मीन छोटा होगा तो परिणाम स्वरूप हम लोग जो भी खेती के लिए आधुनिक उपकरण से ट्रैक्टर हो गया या फिर जो भी है उसका उपयोग हम लोग सही ढंग से छोटा खेत में नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप कृषि करने के लिए हम लोग को काफ़ी अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी, वैज्ञानिकरण पर भी रोक लगेगा। जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता। तो भारत में देखा ही गया है कि
कि हम लोग भी जो खेती करते हैं वो बस हम लोग चाहते हैं क्या कि हम लोग का 1 साल का लगभग इतना उपज हो जाए कि 1 साल ज़िंदगी पार हो जाए, यानी कि बस जीवन निर्वाह के लिए करते हैं हम लोग, इससे कोई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। तो अधिकांश कृषक आबादी जो होती है अपनी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर उत्पादन करते हैं, बाजार की मांग को महत्व नहीं देते हैं। अगर हमारे घर में चावल की आवश्यकता है तो हम चावल की ही खेती करते हैं, गेहूँ की आवश्यकता है तो गेहूँ की ही खेती करते हैं, ये ध्यान में नहीं देते हैं कि मार्केट में किसकी मांग ज़्यादा है। अभी उत्पादन में परंपरागत तकनीक है, यानी कि भारतीय कृषि आज भी हल, पाटा, खुरपी, कुदाल ये सब का प्रयोग करके ही खेती कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हार्डवर्क हो जाता है, काफ़ी समय ले लेता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कृषि से ये जुड़ी एक प्रमुख समस्या हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की बहुलता, तो क्या हो गया कि एनएसएसओ के 66वें चक्र की गणना के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक मौसमी और अदृच्छ बेरोजगारी उपलब्ध है। मौसमी मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर एक मौसम में, यानी कि जब कृषि का कार्य चल रहा है तो उस समय तो दिन रात मजदूर काम कर रहे हैं, और जब धान फसल की कटाई हो रही तो उस समय मिल में दिन रात काम चल रहा है। लेकिन फसल की कटाई के बाद और फसल की बुआई के बाद उस समय में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो वही हो गया मौसमी बेरोजगारी। प्लस अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे आदमी लगे हैं जिनको हटा देने से भी इनकी सीमांत उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। कृषि क्षेत्र में साख का भाव, जो भी बैंक होता है वे कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए बहुत नानुकुर करते हैं, जो कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो अगर मानसून ही सही से नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा सही से, अगर कृषि सही से नहीं होगा तो किसान जो है वे अपनी पूंजी को वापस नहीं कर पाएंगे, और परिणाम स्वरूप बैंक का जो ऋण है वो भी वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैंक जो होते हैं वे भी कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो भारतीय कृषि में भारत सरकार तथा आरबीआई के तमाम प्रावधानों के बावजूद भी अपेक्षित निवेश नहीं हो पा रहा है, अतः भारतीय कृषि पूंजी की समस्या से जूझ रही है। फिर एक कृषि ऋणग्रस्तता, तो ऐसा देखा गया है कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 52% कृषक जो है वो कर्ज में दबे हुए हैं, और प्रत्येक कृषक परिवार का औसतन 47,000 रुपया कर्ज है। और सर्वाधिक कर्जदार किसान देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश में है, जबकि सबसे न्यूनतम असम में है। फिर है कृषि में शोध का भाव, तो भारत का टोटल जो जीडीपी है उसका मात्र 0.37% ही कृषि क्षेत्र में शोध के लिए खर्च किया जाता है, जबकि इसको बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाकर 5% करने का मांग किया गया है। फिर है पर्यावरणीय समस्या, तो पर्यावरण समस्या में भी बहुत सारा चीज़ आ जाता है जो कि कृषि के लिए प्रतिकूल साबित होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से वर्षा ऋतु के पैटर्न में परिवर्तन आ जाना, या फिर भूमि की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, सूखा की समस्या, बाढ़ की समस्या, ये सब अगर कुछ भी ज़्यादा हो जाता है कृषि के क्षेत्र में, ज़्यादा पानी भी गिर गया तो भी दिक्कत, और पानी नहीं गिरा तो भी कृषि में दिक्कत आना ही है। इसके अलावा कुछ और समस्या है, जैसे कि घटिया बीज का प्रयोग हो जाता है, उर्वरक हम लोग हाथ से ऐसा करके फेंक के मार देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं पे ज़्यादा उर्वरक गिर जाता है तो कहीं पे कम उर्वरक गिरता है। मृदा अपरदन और क्षारीकरण होता है, लेकिन हम लोग कभी भी मिट्टी का चेकअप नहीं कराते हैं कि उसमें किसकी आवश्यकता है। रोग और कीटों का प्रयोग, पशुओं की शोचनीय दशा, भूमि सुधारों की कमी, दिन ब दिन भूमि प्रति हेक्टेयर घटते जा रहा है। कृषि क्षेत्र में अशिक्षा एवं गरीबी, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में वही सब व्यक्ति लगे हैं जिनमें शिक्षा की कमी है और गरीबी की स्थिति देखा गया है। बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र को अपनाए हैं। कृषि अवशिष्ट प्रबंधन की समस्या, बढ़ता मरुस्थलीकरण, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन दर और कम कीमतें, बिचौलियों की भागीदारी। बिचौलियों की भागीदारी में क्या हो गया कि अगर कृषि में उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है तो भी इस स्थिति में जो वास्तविक किसान हैं वे लाभ कमाने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने सामान को बाजार में बेचना चाहते हैं, लेकिन बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होने की वजह से उन्हें बिचौलिए का सहायता लेना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप जो बिचौलिया होते हैं वे किसान से अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। तो इस प्रकार से हर जगह पे कृषक को कहीं ना कहीं समस्या आ ही रही है। अब आता है कि इसको सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। जो भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग 58% आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, और आज़ादी के बाद से कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला क्या हो गया कि जमींदारी उन्मूलन कानून को हटाया गया, जो बिचौलिया यानी कि मध्यस्थ हैं उनको ख़त्म किया गया। भूमिहीन किसान यानी कि जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा भूमि था उनसे भूमि लेकर जिन किसानों के पास भूमि नहीं था उन किसानों को दिया गया। फिर इस खेतों का आकार हेतु चकबंदी और हदबंदी को अपनाया गया। सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया गया और लगान दर में कमी किया गया। तो ये सारा चीज़ जो था वो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया गया था।
इसके अलावा पंचवर्षीय योजना भी है, जहाँ पे कृषि क्षेत्र को सुधार करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को प्राथमिकता दिया गया था और उपरोक्त कदमों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का भी प्रयास किया गया था। लेकिन अगले 15 वर्षों तक जब भारत में कृषि संकट बना रहा तो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई क्रांतियाँ आई तथा किसानों को समर्थित योजनाएं पूरे देश में संचालित की गई। तो जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से कृषि पर ही डिपेंड था, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ किए गए सरकार के द्वारा जिससे कि कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा MSP का घोषणा किया गया, HYV बीजों का भारत में इस्तेमाल किया गया, हाई यील्ड वैरायटी, ये उच्च गुणवत्ता वाली बीज होती है। फिर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, क्योंकि अगर कहीं पे उर्वरक का प्रयोग अगर हो रहा है तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर उत्पादकता बढ़ जा रही है। तो पहला पंचवर्षीय योजना के बाद ये सारा चीज़ किया गया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। लेकिन बाद में क्या देखा जाएगा कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होने की वजह से ज़मीन की उर्वरता क्षमता खत्म हो जा रही है, जिसकी वजह से आगे जाके हम लोग को जैविक कृषि पर बल दिया जाएगा। फिर एक सिंचाई सुविधा का विकास करना, तो जैसा कि देखें कि 54% भूभाग जो है वो हम लोग का सिंचाई सुविधा से वंचित है, वो पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं ये भी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में कमी करने का महत्वपूर्ण वजह हो सकता है। तो इस चीज़ को भी सुधार करने का प्रयास किया गया। हालांकि उपरोक्त जो भी प्रयास किया गया उसके परिणाम स्वरूप 1970 में हरित क्रांति आई और जिसके कारण भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बन गया। और इसमें बहुत सारी क्रांति आई, जैसे कि श्वेत क्रांति, गोल क्रांति आलू के लिए था, नीली क्रांति, फिर पीली क्रांति, रजत क्रांति, ये सब सफलतापूर्वक संचालित हुआ और काफ़ी हद तक ये सब सफल भी रहा। फिर आता 21वीं सदी का दौर आता है, जहाँ पे कृषि क्षेत्र जो था वो अर्थशास्त्री को फिर से अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया और जुलाई 2000 में नई राजनीति घोषणा हुआ और नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया। यानी कि पहले तो आ गया हम लोग का हरित क्रांति, उसके बाद फिर से क्या हो गया, कृषि क्षेत्र ने अर्थशास्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया और फाइनली 2000 में एक नई राष्ट्र नीति की घोषणा की गई और जिसका नाम इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से देश में कृषि क्षेत्र में आई जो भी अलग अलग क्रांति है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, धूसर, तो ये सारा क्रांति को एक साथ लेकर चलना है। यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति में ये सारा क्रांति आ जाएगा और इसी को क्या कहा गया, इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। और हाल ही के दिनों में कृषि जनित क्रांति पर तिरंगा क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। तो तिरंगा क्रांति क्या हो गया, तो वहाँ पे 3 रंग है, केसरिया रंग, श्वेत रंग और हरा रंग, जिसमें से केसरिया रंग क्या हो गया, तो सौर ऊर्जा को बेहतर उपयोग और उसके प्रोत्साहन के लिए इसका संचालन किया गया। श्वेत क्रांति पशु कल्याण और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किया गया। और जो हरा रंग है, तो हरा रंग क्या हो गया कि द्वितीय हरित क्रांति और जैविक कृषि को बढ़ावा देना इसका ध्येय है। तो प्रथम हरित क्रांति में क्या हो गया था, काफ़ी अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया गया था, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में उर्वरक के स्थान पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। और जो एक हम लोग का नीली क्रांति, तो नीली क्रांति क्या था, मछुआरों के कल्याण के लिए था, साथ ही नदियों के सफाई के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होगा। तो ये सारा कुछ क्रांति हो गया जिसको हम लोग तिरंगा क्रांति के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है कि कृषि क्षेत्र में एक नई हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस होने लगी और परिणाम स्वरूप द्वितीय हरित क्रांति या फिर सतत हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। और सबसे पहला यह विचार जो था वो हम लोग के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके दिमाग में 2006 में आया था और ये 93वें विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत किया था। पर इन्होंने बहुत सारे विकल्पों पर जोर दिया कि इस प्रकार से खेती किया जाना चाहिए। सबसे पहला जेनेटिक मॉडिफाइड बीज होना चाहिए, जैविक कृषि पर बढ़ावा दिया गया, वर्षा जल के संरक्षण और तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, मिट्टी को स्वस्थ रखना और उनको उर्वरक मुक्त बनाना है, यानी कि जैविक कृषि पर बल देना है। अगर जेनेटिक मॉडिफाइड बीज यानी कि उन्नत बीज के चयन क्षेत्र भूमि के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से भूमि होगा उसके आधार पर बीजों का चयन किया जाएगा। फिर जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग पर भी बल दिया गया। टपकन सिंचाई यानी कि और फव्वारा सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन, ये सब पर बल दिया गया ताकि कम पानी पर अधिक से अधिक सिंचाई हो सके। तो ये सब हो गया हम लोग का फिर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग में जो चीज़ आया था 2006 में, जो कि 93वें विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था।
फिर आता है कि 21वीं सदी के आरंभ में ही भारत में द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए और किसानों की दशा को सुधार करने के लिए सरकार ने भी 2018 में एक नई नीति की घोषणा की थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि कृषि उत्पाद में निर्यात को बढ़ोतरी देना है। इनकी अभी क्या था कि यहाँ के जो भी मैक्सिमम कृषक हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीविका निर्वाह करने के लिए कृषि करते थे, लेकिन अब क्या ध्यान दिया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र से जो भी उत्पाद हो रहा है उसको निर्यात करना है, यानी कि निर्यात में बढ़ोतरी करना है। और भारत सरकार किसानों के आय को भी दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। अब क्या कि कृषक क्षेत्र और कृषक कल्याण हेतु उठाए गए नवीनतम कदम में क्या हो जाएगा, तो मशीनीकरण पर बल दिया गया। तो सबसे पहला चीज़ कि मशीनीकरण तभी सक्सेस करेगा जब हम लोग का प्रति व्यक्ति हेक्टेयर काफ़ी अधिक होगा, तो उस स्थिति में मशीनीकरण काफ़ी इजीली सक्सेस कर जाएगा। तो कृषि उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए सरकार मशीनीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है और वर्तमान में पुल जोत में ट्रैक्टर की भूमिका, सिंचाई में पंप की भूमिका या फिर अन्य दूसरे संयंत्रों को सब्सिडी के साथ लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। अगर मशीन से हम लोग पटाएंगे पानी या फिर ट्रैक्टर से जोताई करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र की उत्पादकता भी बढ़ती है इन सब की वजह से। फिर है कृषि कीमत और कृषि बाजार का विकास करना है। तो भारतीय कृषि में एक गंभीर चुनौती क्या है कि बेहतर उत्पादन होने के बावजूद भी किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास बाजार उपलब्ध नहीं होती है और सरकार इसके लिए खरीफ या फिर रबी जैसे फसल के बुआई के समय MSP लाते हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की इस प्राइस पे हम आपका गेहूँ या फिर चावल जो भी है उसको हम लोग खरीदेंगे। तथा इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार का भी विकास कर रही है। फिर बीज प्रौद्योगिकी का विकास, तो कृषि क्षेत्र में लगभग 20 से 25% जो है उत्पादकता वो बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, यानी कि बीज की गुणवत्ता अगर सही नहीं रहेगा तो उत्पादकता भी कम होगा। हम लोग खुद घर में देखे ही ये सब, और सरकार इन आवश्यकताओं को महसूस करते हुए जो बीज प्रौद्योगिकी है उनके विकास के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा सरकार GM फसलों का भी GM फसल यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों को उगाने की भी मंजूरी प्रदान कर रही है। पहले आम का पेड़ बहुत बड़ा होता था, लेकिन अभी हमारे घर में आम का पेड़ है जो कि काफ़ी छोटा में ही काफ़ी अधिक फल दे दिया है इस बार। फिर हो गया जैसे कि GM बीज में कपास हो गया, बीटा बैगन हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया। तो ये सारे क्षेत्र जो है इनमें GM बीज भी विकसित कर लिया गया है और 2014 में सरकार ने इनके परीक्षण को भी हरी झंडी दे दी, यानी कि अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। माना जा रहा है क्या कि GM बीज के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में 25% उत्पादन दर में भी वृद्धि संभव होगा, क्योंकि बीज पर 20 से 25% उत्पादन डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा क्वालिटी का बीज होगा तो 25% तक का उत्पादन में वृद्धि हो सकता है। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जैविक कृषि पर भी लगातार बल दिया जा रहा है। फिर सिंचाई सुविधा की आपूर्ति, तो भारत का लगभग 55% जो भूभाग है वो बरसात पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है, और लगभग 45% भूभाग जो है वो हम लोग का सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो 55% भूभाग पर सिंचाई सुविधा की आपूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी बनता है। तो भारतीय कृषि वर्तमान दौर में सिंचाई समस्या का सामना कर रहा है, तो आज भी 55% कृषि भूमि जो है वो सिंचाई साधनों के लिए तरस रही है। चीन और ब्राज़ील जैसे देश के पास भारत से 4 गुना अधिक जल सिंचाई का प्रयोग किया था, और भारत सरकार जो 15-16 में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके तहत क्या हो गया कि पानी की बचत, सिंचाई तक पहुंच दोनों के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। इसके लिए स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये दोनों को प्रोत्साहित किया गया। फिर आता है कृषि बीमा योजना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सरकार जो किसानों को कृषि जोखिम से बचाने के लिए बीमा लाती है, और इस कदम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था, जिसमें मात्र 2% की राशि कि टोटल जितना भी हम लोग का कृषि में खर्च हो रहा है उसका मात्र 2% राशि प्रदान करके किसान जो है अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। और अगर 33% का फसल जो भी कारण हो उसके वजह से अगर बर्बाद हो जाता है तो किसान को जो भी राशि खर्च किया गया था वो एक मुश्त में प्रदान कर दिया जाएगा। यही हो गया कृषि बीमा योजना। आ गया था जैविक कृषि का विकास, तो अत्यधिक उर्वरक, प्रथम हरित क्रांति के समय काफ़ी अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया गया। परिणाम स्वरूप यहाँ की ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी काफ़ी कम होती चली गई। बहुत सारी जल प्रदूषण की समस्या देखी गई, मृदा प्रदूषण की समस्या देखी गई। तो परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जैविक कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो कृषि उत्पादन हेतु जैविक कृषि को भी प्रोत्साहन पर बल दिया गया। और देश के लगभग 12 राज्यों में जैविक कृषि की गई है। सबसे अग्रणी राज्य देखा जाए तो सिक्किम है, जो कि पूरी तरीके से जैविक कृषि कर रही है।
फिर किसानों को नगद आपूर्ति। तो किसान का एक मुख्य समस्या क्या हो गया, बैंकों का ऋण हो गया। ये कृषि करने के लिए ऋण लेते हैं और वे कृषि करते हैं। अगर मानसून अच्छा हुआ तो वे अपने उत्पादन को बाजार में बेच कर अच्छी कीमत प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो इस स्थिति में उन्हें घाटा हो जाता है और परिणाम स्वरूप वो बैंक के ऋण को भी नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण किसानों के आत्महत्या की प्रवृत्ति भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने बजट में लगभग 4 करोड़ किसानों के कर्ज को माफ़ करने हेतु 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, ताकि ऐसा ना हो कि हर किसान सुसाइड करने का सोचे और कृषि क्षेत्र के प्रति रुझान ही खत्म हो जाए। तो कृषि क्षेत्र में रुझान को बनाए रखने के लिए सरकार, कोई भी सरकार हो, वो समय समय पर कृषकों के ऋण को माफ़ करती है। और वर्तमान समय में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और सफल योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें प्रमुख बिंदु क्या हो गया, तो इसमें आर्थिक मदद देना है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या हो गया, तो किसान को आर्थिक मदद देने के लिए 2019 को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और इसके द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने की अब तक की सबसे बड़ी योजना बताई गया। इस योजना के तहत क्या हो गया कि 2 हेक्टेयर तक की भूमि और छोटे जोत वाले सीमांत किसान परिवार को 6,000 रुपये तक प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आय सहायता जो होगा वो 2,000 रुपये 3 समान किस्त में 4 महीने में दिया जाएगा बैंक डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, जो भी लाभुक होंगे उनको। और ये क्या है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा, जिसमें लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। वार्षिक व्यय कितना 75,000 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। और इसके अंतर्गत यदि पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों की ज़मीन मिलाकर अगर 2 हेक्टेयर से अधिक हो जाता है तो इसे किसान की योजना का लाभार्थी नहीं माना जाएगा। तो ये सारा हो गया हम लोग का। फिर एक पॉइंट है, पति पत्नी और पिता अगर सरकारी नौकरी में है और अगर पेंशन के भोगी हैं तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी जो भी होंगे उनको इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा और इसके बाद कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाभार्थी की राशि को उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब हो गया हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण 8 पॉइंट हो गया जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लागू किया गया। इसके अलावा भी क्या हो गया कि कीटनाशक रसायन के प्रयोग, बहुफसलीकरण को बढ़ावा देना, विभिन्न आवश्यकताओं पर सब्सिडी, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर भूमि सुधार कानूनों को लागू करके सरकार कृषि विकास में नई क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो हम लोग चावल या फिर गेहूं के उत्पादन में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके जगह पर बहुत सारे फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों को इजीली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, भूमि सुधार कानून लाया जाएगा। यानी कि बहुत सारे सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है जिससे कि कृषकों को काफ़ी लाभ मिले और उत्पादन में वृद्धि हो सके। लेकिन किसान के प्रति उदासीनता, मशीनीकरण, बीज के शोध पर आंशिक व्यय, यानी कि जो भी शोध हो रहा है उसमें भारत के जीडीपी का काफ़ी कम परसेंट जो है वो कृषि क्षेत्र में शोध के लिए व्यय किया जा रहा है। सिंचाई प्रणाली की आधारभूत संरचना का अभाव, यानी कि अगर मशीन है तो 24 घंटा बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर ट्रैक्टर है तो सड़क नहीं है कि खेत तक पहुंच पाए ट्रैक्टर। तो बहुत सारी आधारभूत संरचना का अभाव है। जीएम फसलों के प्रति आशंकाएं हैं, वर्मी कंपोस्ट की सीमित मात्रा है, सरकारी कर्मचारी सबसे खराब काम यही कर रहे हैं, लिपापोती जैसी रवैया, बैंक के द्वारा कृषि ऋण पर उदासीन रवैया और निवेशक के द्वारा कृषि जो कि जुआ समझा जाना, बहुत सारे ऐसे कारक है जो कि किसान को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है और ये परिणाम स्वरूप कृषि में तीव्र विकास में बाधक बने हुए हैं। तो ये हो गया हम लोग का कृषि क्षेत्र की क्या क्या समस्या है, समस्याओं से निवारण करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। प्रथम हरित क्रांति आ गया, द्वितीय हरित क्रांति आ गया, फिर देखिए पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से कृषि क्षेत्र को सही करने का प्रयास किया गया। अब आगे आता टॉपिक हम लोग का कृषि सहायिका और विश्व व्यापार संगठन विवाद, यानी यहाँ पे WTO का क्या विवाद उसको देखेंगे। तो सबसे पहला कृषि सब्सिडी का अभिप्राय क्या हो गया। तो कृषि सब्सिडी में मुख्य रूप से मान लीजिए कोई बीज का दाम अगर ज़्यादा है तो सरकार क्या करेंगे, उस बीज को कम दाम में किसान को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि अगर किसी बीज का दाम अगर 100 रुपया है तो इस बीज को सरकार 50 रुपया में किसान को उपलब्ध कराएगी और 50 रुपया जो वो खुद से सरकार पे करेगी। तो ऑल ओवर कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, लेकिन किसान को इतना देना पड़ रहा है 50 रुपया। यही कहलाता है सब्सिडी कहलाता है। इसी सब्सिडी की वजह से हाल ही के समय में काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा किसान को बीज में, उर्वरक में या फिर बिजली भंडारण, ये सारे क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। और भारत की सब्सिडी प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हो जाता है।
जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कुल 2% जो वो सब्सिडी पर ही खर्चा हो जा रहा है। और इसमें डायरेक्ट क्या हो सरकार क्या हो रहा है, डायरेक्टली किसान को नहीं दे रहे बल्कि वे खुद से पे कर रहे हैं, यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि देखा जाए तो उर्वरक मूल्य का 2/3 जो खर्च वो सरकार खुद उठा रही है और बाकी जो है वो किसान को उठाना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उर्वरक काफ़ी महंगा है जिसकी वजह से किसान उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो सरकार उस स्थिति में अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया का 2/3 जो है वो खुद से सरकार पे कर रही है और बाकी जो भी बचा वो किसान को पे करना पड़ रहा है। और किसान को मुफ्त में बीज भी मिल रहा है और सिंचाई के लिए बिजली बिल भी सस्ते दर में उपलब्ध कराई जा रही है। अब है कि भारत में कृषि सब्सिडी दिए जाने के कारण क्या हो गया, तो भारतीय कृषि जो वो काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार है। यहाँ पे अभी भी आधुनिक तरीके से कृषि नहीं किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में जो भी लोग लगे हैं वो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षा का कमी है, इसलिए कहीं ना कहीं इन चीज़ से निकालने के लिए इन्हें सब्सिडी की आवश्यकता होती है। सब्सिडी क्या करता है, तो भारत में सामाजिक न्याय को भी लागू करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो निम्न आय समूह के लोग होते हैं, यानी कि जो भी गरीब है या फिर गांव के लोग, वो लगभग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कृषि क्षेत्र में सब्सिडी अगर नहीं दिया जाएगा, सरकार अगर कृषि क्षेत्र में ध्यान नहीं देगी, तो इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको खाने के लिए भी खाना मिलना भी मजबूर हो जाएगा। उनकी स्थिति काफ़ी अधिक दयनीय हो जाएगी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्या देखने को मिलेगी। तो इसीलिए सब्सिडी देना अनिवार्य हो जाता है। अब है कि भारत में अधिकांश किसान का जो आय स्तर वो काफ़ी कम है और बाजार कीमत पर आधुनिक कृषि आगतों को खरीद पाने में सक्षम भी वे नहीं, यानी कि आय इतना कम है कि वे ना तो ट्रैक्टर खरीद पाते हैं और ना ही मशीन खरीद पाते हैं सिंचाई के लिए। भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% भाग जो हो 50% जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और इसी स्थिति में सब्सिडी केवल एक आर्थिक मुद्दा न होकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी भारत में बन जाता है। कृषि सब्सिडी के प्रयोग फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अगर सरकार सब्सिडी, मान लीजिए कि गेहूं के बीज में सब्सिडी दे दी सरकार, तो सारा किसान गेहूं का बीज खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता दर में मिलेगा, तो उस स्थिति में गेहूं का उत्पादन काफ़ी अधिक होगा। लेकिन अगर सरकार चाहेंगे कि भारत में दाल की कमी है, तो उस स्थिति में सरकार दाल के बीजों में सब्सिडी देंगे, तो इसमें क्या होगा, किसान दाल के बीज खरीदेंगे और दाल की खेती करना शुरू कर देंगे। यानी कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जिस फसल का उत्पादन करना चाहिए, यानी कि कृषि का रुख जिधर मोड़ना चाहे वे कर सकती है। तो हाल ही में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी किया है। अब है कि कृषि को विकास इंजन माना जाता है क्योंकि अन्य क्षेत्र का विकास भी किसी न किसी रूप से कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि उत्पादकता अगर बढ़ेगी, मान लीजिए कि किसान ने गेहूं का खेती किया और गेहूं का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ, तो इस स्थिति में इसी गेहूं से आटा बनाया जाएगा, मैदा बनाया जाएगा और उस आटा से क्या करें, बिस्किट बनेगा, ब्रेड बनेगा। उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, उद्योग चाहिए, तो उद्योग स्थापित होंगे, परिणाम स्वरूप द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा। उन्हें बिस्किट ले जाने के लिए बाइक गाड़ी चाहिए, यानी कि सेवा क्षेत्र का उत्पादन होगा। यानी कहीं न कहीं अगर कृषि क्षेत्र अगर सही तरीके से डेवलप हो रहा है तो द्वितीय क्षेत्र का भी विकास होगा और तृतीय क्षेत्र का भी विकास पॉसिबल होगा। अब कि इसकी आलोचना क्यों है, आखिर भारत सरकार के द्वारा अगर कृषि में सब्सिडी दिया जा रहा है तो इसका आलोचना क्या है। तो सबसे पहले बोला जाता है इसमें कि जो भी सरकार सब्सिडी दे रही है उससे राजकोषीय घाटा बढ़ा रही है और राजकोषीय घाटा जो सरकार के भुगतान क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो कि वैश्विक रेटिंग को कम करता है। फिर है क्या कि कृषि सब्सिडी अगर दे रहा है तो मान लीजिए कि कोई उर्वरक है, तो उर्वरक जो 100 रुपया था वो किसान को 50 रुपया में, 40 रुपया में मिल जा रहा है, तो इसी स्थिति में किसान को वो सस्ता दर पे मिल जा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जहाँ पे हम लोग को 1 किलो उर्वरक की आवश्यकता थी, किसान वहाँ पे अत्यधिक उत्पादन करने के लिए 2 केजी उर्वरक छीट दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषण देखने को मिल रहा है, जल बहा के नदियाँ में जा रही है तो जल प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रहा है और बहुत सारी समस्या देखने को मिल रहा है। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसके कारण इनका जो है किसान ज़रूरत से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी कर रहा है, फिर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। फिर है कि कृषि सब्सिडी से भारत में फसल पैटर्न विकृत हो गया, क्योंकि गेहूं चावल पर अधिक एमएसपी दिया गया। अगर गेहूं चावल पर अधिक एमएसपी दिया गया तो हर किसान गेहूं और चावल का ही खेती करेगा। ऐसी स्थिति में अन्य फसल जैसे दाल और मोटा अनाज ये सब की खेती कम होगी और परिणाम स्वरूप उत्पादन भी कम होने लग गया। यानी कि सरकार को एमएसपी दाल के क्षेत्र में या फिर मोटे अनाज के क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। फिर विद्युत सब्सिडी दिया गया, तो विद्युत सब्सिडी दिया गया तो इसमें क्या हो गया कि मान लीजिए कोई मोटर का चल रहा है, 1 घंटा में अगर सिंचाई हो जाएगा तो उस स्थिति में बिजली
सस्ता में उपलब्ध होने की वजह से किसान मोटर को चला के रख दिया है, परिणाम स्वरूप बिजली की अनावश्यक उपयोग किया जा रहा है। और जिससे क्या हो रहा है कि भूमिगत जो जल स्तर है, जहाँ पे हम लोग का 1000 लीटर में हो जाता, क्योंकि बिजली सस्ता है तो वहाँ पे हम लोग 1.5 से 2000 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। खुद हम लोग के घर में ही ऐसा होता है। फिर अगर असंतुलित रूप से उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, उर्वरक सब्सिडी से भूमि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि उर्वरक में सब्सिडी दिया जाएगा तो भूमि संतुलन तो बिगड़ना ही है। भूमि की उर्वरक शक्ति भी क्या होगा, काफ़ी प्रभावित होगा। और इन सब्सिडियों ने कृषि अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश को हतोत्साहित किया है। तो दूसरी तरफ परंपरागत कृषि आगे जैसे कि खाद्य और वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग को भी हतोत्साहित किया है। अब आते WTO, इनका क्या मानना है। तो सब्सिडी का इनका विवाद क्या है। तो विश्व के आर्थिक व्यापार में वृद्धि करने के लिए 1990 के दशक में LPG आया था। वैश्वीकरण, उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जो कि व्यापारिक रास्ते खोलने के लिए द्विपक्षीय समझौते की जगह बहुपक्षीय समझौते कराने की इच्छा से 1995 में WTO का जन्म हुआ। यानी कुल मिला के 1990 में LPG रिफॉर्म आया, परिणाम स्वरूप 1995 में WTO का गठन किया गया। और यह संगठन जो था ये आर्थिक कारोबार में वृद्धि करने के लिए कृषि उद्योग सहित सभी प्रकार के व्यापार को विकसित करने का मंच प्रदान करता है। इसके बैनर तले जो सबसे अधिक वाद विवाद का क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र ही रहा, क्योंकि कृषि से जुड़ा जो भी प्रावधान है उसको लेकर विकसित देश और विकासशील देश, इन दोनों के बीच में मतभेद हमेशा होते रहे। और इन्हीं मतभेद के कारण क्या हो गया, कृषि व्यापार और उत्पादन पर जोर दिया जाने वाला सब्सिडी, यानी कि मुख्य रूप से विकसित देश और विकासशील देश दोनों के बीच में मतभेद होने के पीछे का मुख्य वजह यह है कि विकासशील देश के द्वारा कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दिया जा रहा है। क्योंकि विकासशील देश इसीलिए है क्योंकि वहाँ के लोग गरीब हैं, सही से विकसित नहीं है, तो वे सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन विकसित देश में सब्सिडी परिणाम स्वरूप कम दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बहाने बनाए जाते हैं, इसे विकसित देश भी सब्सिडी किसी न किसी बहाने से दे देते हैं। तो हमेशा विकसित देश के द्वारा विकासशील देशों के द्वारा जो भी सब्सिडी दिया जाता है उसके लिए मतभेद उत्पन्न किया जाता है WTO के मंच पर। विकसित देश का क्या मानना है कि WTO के कृषिगत समझौते के क्रियान्वयन होने से अधिकांश लाभ जो है वो विकासशील देशों का होगा, क्योंकि भारत और चीन जैसे परंपरागत निर्यात क्षमता इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। सबसे अधिक आबादी भी इन दोनों देश के पास है। तो अगर सब्सिडी दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लाभ यही दोनों देशों को होगा। तो विकसित देश के द्वारा यही सबसे बड़ी डर है कि विकासशील देश आगे निकल जाएंगे। कहा तो यह जाने लगा कि अगर समझौता अगर लागू हो गया तो विश्व के निर्यात में भारत की भागीदारी 0.5 जो था उससे बढ़कर 1% हो जाएगा। यानी कितना डर है विकसित देशों को। और केवल गेहूं और चावल के व्यापार से भारत लगभग 270 बिलियन प्लस का फायदा कमा लेगा। यानी कहीं ना कहीं उन लोग का सोच काफ़ी खराब है विकसित देश का विकासशील देश के प्रति। हालांकि विकसित देशों में कृषि या फिर कृषि खेती सब्सिडी कुछ बजटीय व्यय का लगभग 40% तक होता है, जबकि भारत के GDP का लगभग यह 7.8% ही है। इसके बावजूद भी उनको डर है कि अगर ये हो गया, सब्सिडी अगर देने लगे तो कहीं ना कहीं विकासशील देश काफ़ी अधिक आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी डर, इन्हीं आशंकाओं के बावजूद भी, इन्हीं आशंकाओं से डर कर विकसित देशों ने कृषि सब्सिडी पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। अब के WTO के अंतर्गत जो भी छूट दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, उनको लेकर 4 प्रकार की पेटी का निर्माण किया गया है और उसके ऊपर सब्सिडी राशि को लेकर भी नियम बनाया गया। सबसे पहला आता है हम लोग का एम्बर बॉक्स आता है, यानी कि इसको हम लोग पीली पेटी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया कि कृषि छूट उत्पादन और व्यापार में जो भी विसंगति है उनको पैदा करता है। और इस पेटी के अंतर्गत MSP और जो भी आगत छूट हो गया, यानी कि बिजली में, सिंचाई में, उर्वरक में, कीटनाशक में, ये सारे पदार्थों पर ऋण पर दी जाने वाली छूट आती है। यानी कि एम्बर बॉक्स में क्या आ गया कि जो भी कृषि क्षेत्र के उत्पादन में, व्यापार में जो विसंगति आती है उनको दूर करना है। सेकंड चीज़ क्या आ गया कि इसमें जो MSP है और जो भी हम लोग का आगत छूट हो गई उन पर दी जाने वाली छूट आती है। और इसके लिए WTO जो वो एक सीमा का निर्धारण करते हुए कहते हैं कि जो विकसित देश हैं वे अपनी कृषि उत्पादन का 5% जो वे इन चीज़ों पर खर्चा करेंगे, यानी कि आगत छूट पर हो गया या फिर MSP पर। जबकि जो विकासशील देश है वे अपने कुल GDP का 10% से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकता। यानी कि विकसित देश के लिए 5% रखा गया और विकासशील देश के लिए 10% रखा गया। लेकिन हालांकि भारत अभी भी निर्धारित छूट सीमा से काफ़ी कम ही छूट देता है। यानी कि 10%, भारत विकासशील देश है तो 10% तक तो छूट दे ही सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत काफ़ी कम देता है। लेकिन भविष्य को देखते हुए और विकासशील देश का नेता बनकर भारत ने क्या किया, इस चीज़ की कड़ी निंदा की और इसे बदलने के लिए समूहों को एकजुट करने का कार्य भारत के द्वारा किया जाने लगा।
फिर आता है ब्लू बॉक्स आता है जिसको हम लोग नीली पेटी बोलते हैं। तो नीली पेटी को भी, तो इसमें क्या हो गया कि इसकी शर्त व्यापार में आने वाली विसंगतियों को कम करने से जुड़ी है और एक प्रकार के शर्तों के साथ पीली पेटी इसको कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के ये भी क्या कहीं ना कहीं पीली पेटी है, जिसकी वजह से इसको शर्त के साथ पीली पेटी कहा जाता है। इसके तहत क्या हो गया कि कृषि, ग्रामीण विकास जैसे कार्य में दी जाने वाली सब्सिडी शामिल आ गया और वर्तमान में इस पेटी की छूट पर कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। हालांकि विकसित देश के द्वारा नीली पेटी को पीली पेटी में डालने की वकालत हमेशा कर रहा है, क्योंकि ब्लू बॉक्स यानी कि नीली पेटी में लिमिटेशन का बात नहीं किया गया। तो विकसित देश पहले से डरे हुए हैं कि अगर सब्सिडी ज़्यादा दिया जाएगा विकासशील देश में तो वे कहीं ना कहीं ढेर आगे निकल जाएंगे, और अगर ब्लू बॉक्स नीली पेटी को देखा जाए तो कोई यहाँ पे लिमिटेशन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विकसित देश काफ़ी डरे हुए हैं और वे चाहते हैं क्या, नीली पेटी को पीली पेटी में ही डाल दिया जाए, यानी कि दोनों को एक कर दिया जाए। फिर आता है हम लोग का ग्रीन बॉक्स यानी कि हरित पेटी। तो इसमें भी सारी कृषि छूट या फिर सहायता आती है जो कि व्यापार में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं करती है। और इसी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए लोक भंडारण, कीट और रोग नियंत्रण, अनुसंधान, उसका विस्तार करना, पर्यावरण संरक्षण, प्रादेशिक विकास जैसे कार्य पर दी जाने वाली छूट को शामिल किया गया। अब क्या है कि इस पेटी की छूट में भी WTO ने कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन विकासशील देश जो हैं इस पर जरूर उंगली उठाएंगे, क्योंकि विकसित देश से वो आय बीमा, आय सुरक्षा योजना और पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर अपने किसान को व्यापक छूट दे रखा है। यानी कि विकसित देश चाहते हैं सब्सिडी नहीं देना है, लेकिन वो खुद अलग अलग तरीके से अपने किसानों को सब्सिडी प्रदान किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश है वे इस ग्रीन बॉक्स का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई लिमिटेशन का बात नहीं किया गया। अब आता है SD बॉक्स आता है, सामाजिक और विकास पेटी जिसको बोलते हैं। तो इसमें मानव विकास के मुद्दे को सम्मिलित किया गया, जैसे कि गरीबी उन्मूलन हो गया, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सहायता, ये सारी चीज़ पर WTO जो वो प्रावधान करते हैं कि विकासशील देश कुल कृषि उत्पादन का 5% से कम राशि खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा निर्यात सब्सिडी को लेकर भी WTO में विवाद है, जो कि 2 प्रकार से है। सबसे पहला कि सकल बजट समर्थन के द्वारा और दूसरा निर्यात की मात्रा पर। यानी कि इतना होने के बावजूद भी निर्यात सब्सिडी को लेकर भी WTO में विवाद बना हुआ, एक तो सकल बजट समर्थन और दूसरा निर्यात की मात्रा पर। तो इस संदर्भ में WTO कटौती की बात करता है, और अगर देखा जाए तो जो विकसित देश हैं वे कृषि निर्यात पर ज़्यादा छूट देते हैं, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो भी उत्पादन हो रहा है उनके निर्यात पर जो विकसित देश है वे ज़्यादा छूट देते हैं। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन विकासशील देश वे कृषि निर्यात पर ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं, और इसी स्थिति में उनके द्वारा उत्पादित वस्तु अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक कीमत पर आती है और कोई भी देश सस्ती वस्तु को खरीदना पसंद करेगी। तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश वे फिर से पिछड़ जाते हैं, जिससे उनके कृषि उत्पाद कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच रहे हैं और विकासशील देश इस पर आपत्ति करते हैं। अब कृषि सब्सिडी विवाद पर अमेरिका का रुख क्या है? तो सब्सिडी विवाद पर चीन के बाद अब अमेरिका ने भी भारत की आलोचना आरंभ कर दी है, और अमेरिका का दावा है कि भारत ने चावल और गेहूं के लिए जो भी दिए जाने वाले बाजार यानी कि MSP था उसकी सूचना नहीं दिया है, और साथ ही भारत में गेहूं और चावल के लिए जो MSP है वो क्रमशः 10% की स्वीकार्य कटऑफ से ज़्यादा, यानी कि जो बोला गया कि 10% से ज़्यादा छूट नहीं दे सकता विकासशील देश, तो ऐसा माना जाता है अमेरिका और चीन के द्वारा कि भारत 10% से अधिक MSP दे रहा है कृषि और गेहूं क्षेत्र में। और यहाँ दी जाने वाली सब्सिडी उत्पादन का कोई मूल्य जो है वो लगभग 60% और 70% से अधिक प्रतीत होता है। साथ ही अमेरिका भारत की निर्यात संवर्धन योजना के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है, यानी कि अमेरिका कृषि सब्सिडी विवाद पर भारत के पक्ष क्या हो गया और अमेरिका आरोप के बीच भारत का मानना क्या है। तो दरअसल भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना जैसे कि बाजार पहुंच पहल, बाजार विकास सहायता और भारत से व्यापार निर्यात योजना, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं बेहतर निर्यात और उन्मुख बुनियादी सुविधा क्षमता निर्माण करना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इसके अलावा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के निर्यात में भी सहायता करता है यही सारा चीज़, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से छोटे और सीमांत किसान को लाभ होता है। तो अगर बाजार अगर सही से विकास कर दिया जाएगा तो छोटे जो किसान होंगे भी अपने सामान को खुद जाकर बाजार में बेच सकते हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें अधिक लाभ मिलेगा, बिचौलियों का सहायता नहीं लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं छोटे और सीमांत किसान जो है तो उनको लाभ होता है। तो ये सारी योजनाएं जो भारत के जो भी कृषक हैं उनकी कृषि को लाभकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए WTO में इसको WTO में ये बचाव के लायक भी है। भारत को इस बात पर आपत्ति है कि विकास की गणना जो है GDP के आंकड़े के आधार पर की जाती है, जबकि देश में 60 करोड़ लोग जो है गरीबी की श्रेणी में गिने जाते हैं, जिनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और भारत में अपने GDP में वृद्धि पर भी गर्व है,
लेकिन देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत कम है। यानी कि भारत का जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी उतना स्थिति अच्छा नहीं है। आर्थिक समृद्धि भारत कर रहा है लेकिन आर्थिक विकास कर रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते कि अभी भी गांव में हम लोग का बिजली पहुंचा है, क्योंकि अभी भी झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर 24 घंटा बिजली नहीं है। रोड अभी तक नहीं गया है। सरकार के बहुत सारा स्कीम थी बाथरूम वाला, बाथरूम तो सरकार का डॉक्यूमेंट बन चुका है लेकिन अभी तक बाथरूम भी हर घर में नहीं पहुंचा। अब कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, तो इन्होंने क्या कहा कि भुखमरी को समाप्त करना और आम लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है वो कृषि संबंधी बातचीत का आधार होना चाहिए, और WTO के द्वारा खाद्य सब्सिडी की गणना के तरीके में संशोधन की मांग भारत लगातार करते आ रहा है। अब आता है कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक विनिवेश। तो इसमें क्या आ जाएगा कि जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है तो अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन उदारीकरण जैसे अपनाया गया तो उद्योग और व्यापार क्षेत्र की भांति कृषि में भी सार्वजनिक निवेश की अपेक्षाएं थी। यानी कि जब LPG आया तो उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र के साथ साथ ऐसा लगा था कि कृषि क्षेत्र में भी विदेशी निवेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश तो क्या, घरेलू निवेश भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं देखा गया। और कृषि क्षेत्र को पोषित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया गया। फिर एक कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जो था वो संस्थागत खाद्य संस्थानों के जरिए किया जाता है। जैसे कि 1950-51 में कृषि साख में संस्थागत साख का प्रयोग मात्र योगदान जो था वो मात्र 3.1% था, जो कि वर्तमान में बढ़कर 55% से भी अधिक हो गया। और किसान को आसानी से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 98-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया था। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, नाबार्ड का गठन किया गया था। तो नाबार्ड से जो भी सूचना प्राप्त होंगी उनके अनुसार 29 जनवरी 2021 तक देश के किसानों को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का खर्च सीमा के साथ ही 187 लाख किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि जो किसान क्रेडिट था वो लगभग 187 लाख किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। और इस प्रकार नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के जरिए जो भी सार्वजनिक निवेश था उनको काफ़ी अधिक गति प्रदान की है। फिर क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ करने का निर्णय लिया गया, जबकि 8-9 में यह सिर्फ 2.87 लाख करोड़ ही था। 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखा जाए तो कृषि में कुल परिव्यय जो था 4,882.5 करोड़ रुपए सार्वजनिक निवेश था। अब सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश निम्न आयामों पर किया जाता है, जिससे कि सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। तो सतत कृषि व्यवहार को अगर सुनिश्चित करना है तो उसके लिए परिशुद्ध या फिर सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल के प्रयोग की दक्षता पर बल देना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि भारत में अभी भी 45% भूभाग की कृषि योग्य मतलब सिंचित भूमि है, यानी कि 55% भूभाग जो उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसी पर विचार करते हुए जल आपूर्ति श्रृंखला यानी कि जल स्रोत वितरण नेटवर्क कृषि स्तरीय अनुप्रयोग में जो भी अंतिम समाधान प्रदान करने के लिए हर खेत को पानी के ध्येय के साथ प्रधानमंत्री कृषि योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। यानी कि कुल मिला के इसमें क्या किया गया, कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निवेश किया जाएगा। अब सूक्ष्म सिंचाई में सरकार एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड ने 5,000 करोड़ के प्रारंभिक आधारभूत निधि के अनुमोदन के साथ समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि सृजित की है। फिर एक कृषि के मशीनीकरण, वही सारा चीज़ आ ही रहा है बार बार कि मशीनीकरण क्षेत्र को समावेशी प्रगति की आवश्यकता को देखते हुए 14-15 में मशीनीकरण संबंधी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन प्रारंभ किया गया। और इस योजना के अंतर्गत क्या हो गया, तो कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण और उनका प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और 4 वर्ष के दौरान सरकार ने जो भी लेवलर हैप्पी सीडर प्रौद्योगिकी कंबाइंड हार्वेस्ट एवं पावर वीडर जैसे छोटे उपकरण जैसे नवीनतम कृषि मशीनरी को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक बल दिया। तो यानी कि कृषि क्षेत्र में अगर मशीनीकरण होगा तो कहीं ना कहीं किसानों को मेहनत कम करना पड़ेगा, समय कम लगेगा और उत्पादन में वृद्धि भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा ये सारा चीज़ मुहैया कराया जा रहा है। फिर कृषि के लिए विद्युत, तो अगर कृषि के लिए अगर विद्युत में सब्सिडी जैसे कि हम लोग पीछे देखें तो वही है यहाँ पे भी कि कृषि विद्युत
और कृषि की उपज के बीच रेखीय संबंध होता है कि अगर कृषि कर लिए हम लोग लेकिन सिंचाई नहीं हो रहा, सिंचाई के लिए अगर हम मशीन लगाए हैं तो बिजली नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं अगर बिजली मिलेगा तो सिंचाई होगा तो उत्पादकता भी हम लोग का बढ़ेगा, यानी कि दोनों क्या रिलेटेड है। और कृषि विद्युत को 2.2 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2030 के अंत तक 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया, ताकि जो भी खाद्यान्न की बढ़ती मांग है जनसंख्या के साथ साथ उसको पूरा किया जा सके। फिर है कृषि ऋण है। तो कृषि ऋण क्या हो गया, आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि को विकसित करने के उद्देश्य से देश में बड़ी मात्रा में तथा उचित शर्तों पर कृषकों को संस्थागत साख की सुविधा प्रदान की जा रही है। अगर किसान को ट्रैक्टर लेना है तो उसमें काफ़ी अधिक छूट दिया जाता है, मशीन लेना है सिंचाई करने के लिए तो उसमें भी काफ़ी अधिक छूट दिया जाता है। अगर 1920 का रिपोर्ट देखा जाए तो कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य इतना करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और 13 नवंबर 2019 तक लगभग वो इतना करोड़ किया गया है। अब कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, तो देखा गया था कि भारत के जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज जो था वो कृषि अनुसंधान और शिक्षा में किया जा रहा था, जिसको बढ़ाकर 5% करने का मांग किया गया था। तो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा में समन्वय, दिशा निर्देश एवं प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सरकारी समन्वय की व्यवस्था करता है। अब अगला आता है उर्वरक। तो अल्पकाल में कृषिगत उत्पादकता की अभिवृद्धि हेतु उर्वरक उपयोग को मूल तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हम लोग पहली पंचवर्षीय नाम देखें कि उर्वरक में काफ़ी अधिक सब्सिडी दिया गया, जिसकी वजह से किसान जो थे वो जहाँ पे कम उर्वरक चाहिए वहाँ भी काफ़ी अधिक मात्रा में उर्वरक देने लगे थे, परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में भी क्या है कि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि उर्वरक में काफ़ी जोर दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति या फिर अनाज की भारी वृद्धि का श्रेय जो है वो उर्वरक को ही दिया जाता है। भारत में उर्वरक विभाग के द्वारा 25 मई 15 को नई यूरिया पॉलिसी लाया गया था और उद्देश्य क्या था कि स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ाना है, यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाना है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक था। तो पूरा हम लोग का चैप्टर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब बचा 2 चैप्टर, तो बहुत जल्दी 2 चैप्टर का पीडीएफ जैसे रेडी होगा वीडियो बना दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद टेलीग्राम में पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।